हार्दिक पटेल मला येऊन भेटले काय हार्दिक पटेल आज मला येऊन भेटले काय हार्दिक पटेल मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विचार आपण बोलू तर देणार हार्दिक पटेल यांना काय हार्दिक शुभेच्छा देतात मातोश्रीवर हार्दिक महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झाले सगळ्यांचे बरं, पहिल्या प्रथम मी हार्दिकचं मातोश्रीमध्ये मुंबईमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय, स्वागत केलेलं आहे. आणि गेले काही दिवस किंबहुना काही महिन्यांपासून हार्दिकची इच्छा होती की मातोश्रीत यावं, बाळासाहेबांचे आशीर्वाद घ्यावे, पण मुहूर्त लागत नव्हता. तो मुहूर्त, तो योग आज जुळून आलेला आहे. आणि मी हार्दिकला सांगितलेले की हार्दिक, खरोखर तू न्याय हक्कासाठी लढतो आहे. न्याय हक्कासाठी लढणं हे आमचं सुद्धा काम आम्ही करतो आहोत. आणि जिथे जिथे आवश्यकता लागेल तिथे शिवसेना असेल, हार्दिक असेल, आम्ही सोबत असू की जेणेकरून गोरगरीब असतील किंबहुना जे अन्यायग्रस्त असतील त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम आम्ही करू. मला वाटतं याच्या पुढे तुम्ही, हार्दिक भाई आप ही बताओ, आप क्यों यहाँ आना चाहते थे और सारे लोग? देखो, पहले तो ये वीरों की भूमि है और जिस घर में बैठे वो भी एक महान वीर थे मेरे ख्याल से, और पूरा हिंदुस्तान जानता है. ये हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और यहाँ जो भी यहाँ से फैसले लिए गए वो पूरी मुंबई और पूरे हिंदुस्तान ने अपने सिर पर रखकर माने गए. छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले, वीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये वीरों की भूमि पर आज मैं आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ. और मैंने बाला साहब ठाकरे को, जो मैं नहीं देख पाया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आकर उनको प्रणाम किया और उनके रूम में जाकर वही सुकून मिला जैसे वो आज भी उनकी हुकूमत के साथ बैठे. हम जहाँ भी अच्छा कार्य होता है अच्छे लोगों के साथ खड़े रहने का पसंद करते हैं. आदित्य भी हमारी उम्र के हैं, शायद हमसे बड़े हो गए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छे विचार दूसरों के साथ ले जा रहा, दूसरों को समझा रहा, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे. पॉलिटिकल विज़न दोस्ती में नहीं होता या परिवार में नहीं होता. यहाँ पर जो आए वो दोस्त के नाते आए, प्रणाम करने के लिए आए थे और बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, ताकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज हित के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, और कुछ ऐसा राजनीतिक परिवर्तन जहाँ पर लोगों को न्याय दिला सके, बस इसी के लिए आए थे यहाँ पर. और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इन परिवार के नाते इनके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ भी ज़रूरत किसी भी प्रकार की. और मैं बाला साहब ठाकरे का बड़ा फैन हूँ, इसीलिए फैन हूँ कि उनके विचार, उनकी ताकत, उनका जोश, उनका जुनून, जो हर एक युवा दिल के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए वो एक बड़ा था. जब वो नहीं रहे तब यहाँ पर लाखों लोग उमटे थे. तब अभी समझ रहा था, पूरे वीडियो देखता यूट्यूब पर, लाखों के लोग, एक था टाइगर. और एक अच्छी बात थी कि कुछ सीखने को मिलता है. अगर लड़ाई लड़नी है लंबी, वो कहते थे लोकशाही और ठोकशाही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. और उनके आदर्श पर, उनके पैरों से चलने का मुझे जो सुकून मिला यहाँ पर आकर अच्छा लगा. बीएमसी इलेक्शन में बीएमसी का प्रचार करेंगे, बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना के साथ रहेंगे, उनका प्रचार करेंगे. देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो गुजराती समाज हो, मराठा समाज हो, सब दोस्त थे हमारे. और उनसे मिलना, चाहे वो इलेक्शन लड़ते हो ना लड़ते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनसे मिलना वो पॉलिटिकल इश्यू नहीं होता.
उनसे मिलकर कुछ अच्छा करना। मैंने पहले भी कहा, अच्छे विचारों को आगे ले जाना वो पॉलिटिकल इश्यू नहीं होता, वो अच्छे लोगों की विचारधारा है उसको दूसरों के साथ ले जाना ये पसंद करता है। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है आपकी सभा के अंदर शिवसेना के कैंडिडेट है वो आने वाले हैं, शिवसेना के नेता आने वाले हैं। आपने कहा कि उनको जब मदद चाहिए हम तैयार हैं। उनको तो इस समय सबसे बड़ी बीएमसी चुनाव में गुजराती मतों की आवश्यकता है। देखो, शेर होता है वो कभी कहता नहीं कि मैं शेर हूँ, और शेर जो होता है वो पिंजरे में हो या चाहे जंगल में, शेर शेर ही कहा जाता है। मुझे नहीं लगता इन लोगों को ज़रूरत है, ये तो खुद लोगों को मदद करते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो मैं आया हूँ वो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनको मदद करने के लिए आया हूँ। मैं ये करने आया हूँ कि उनके आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी 23 साल का बच्चा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे सामाजिक। और ये बड़े दुख की बात ये तो नहीं कि मदद की जरूरत है, बीएमसी महाराष्ट्र ये इन लोगों का है। जो मैं गर्व से कहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने वो पूरी नींव रखी थी इस महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और ये भगवा ये हिंदुत्व की शान है, और मैं हर समाज में मानता हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर ये नहीं कह सकता कि हिंदुत्व का भगवा मैंने पहना है तो गलत। ये संस्कार है, हिंदू वो धर्म है, हिंदू वो संस्कृति है। और इसको साथ रखकर जब हम मंदिर में जाते हैं तो रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं या माँ अम्बे को प्रणाम करते हैं, तो हिंदू भगवान उनके साथ है। आपकी विरोधी बीजेपी है, शिवसेना की विरोधी भी बीजेपी है, क्या इस विरोधी को खत्म करने के लिए साथ आएंगे फिर? मैं भयमुक्त शासन चाहता हूँ, और ये शासन चाहे कोई भी दे, लेकिन जो भगत सिंह ने जो विचारधारा थी, जो आज़ादी की विचारधारा थी, वो आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। और समाज के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता, और वो व्यक्तिगत गुनाह नहीं। देखो, हम भाजपा के खिलाफ खुलकर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे 14 बच्चों की हत्या की है, हमारे लोगों पर देशद्रोह। देखो, मैं गुजरात का हूँ और मुझ पर 2 देशद्रोह के केस लगे, हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर 2 देशद्रोह के केस। इन लोगों के सामने लड़ रहे हैं जो हमें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे कि आपकी मदद कर, ये कह रहे कि आपकी सियासी लड़ाई में मदद करेंगे। ये गुजरात में भी भाजपा खत्म करने की प्रण इन्होंने लिया है। क्या आप गुजरात चुनाव में या फिर शिवसेना किस तरह से इनकी मदद करेगी, इनके भाजपा खत्म करने की? मुझे लगता है कि हार्दिक ने सारी बातें स्पष्ट रूप में आपके सामने रखी है। पहले तो हार्दिक जी यहाँ आए हैं और मैंने कहा कि राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन अब अपना रिश्ता और अपनी जो दोस्ती है वो कायम रहेगी। और पूरी दुनिया जानती है कि अगर हमने किसी को दोस्त माना तो हम दोस्ती निभाते हैं जब तक वो दोस्ती ना तोड़े। सही है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि हार्दिक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। जहाँ भी मैं पता नहीं आशीर्वाद देने जितना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आप आना चाहते हो बिल्कुल आ जाना। ये अपना घर है, और सिर्फ राजनीति के लिए ही लोगों को इकट्ठा आने की आवश्यकता नहीं होती। समाज के लिए, देश के लिए हम आए हैं, और जो भी हमारी नीति है देश के लिए हम आगे लेके जाएंगे। गुजरात चुनाव में क्या आप हार्दिक पटेल का जो है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? महाराष्ट्राच्या बाहेर आता आम्ही निवडणुका लढवायला लागलेलो आहोत। याचं कारण असं की यापूर्वी आम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेर निवडणुका लढवत नव्हतो। ठीक आहे, बऱ्याच वर्षांनंतर नवीन एक सुरुवात केलेली आहे। गोव्यामध्ये आम्ही लढतो आहोत, उत्तर प्रदेशमध्ये आम्ही लढतो आहोत। गुजरातमध्ये जर का तिथल्या लोकांना आवश्यकता वाटली तर शिवसेना गुजरातमध्ये सुद्धा निवडणूक लढेल। त्यावेळेला नक्कीच हार्दिक हा आमचा एक आघाडीचा चेहरा असेल, आणि तिथे जे जे काय करणं शक्य असेल ते आम्ही सगळं करू। आप एक बात बताएं, जब आप यहाँ पर आए आपने कहा कि आप बाला साहब के आशीर्वाद लेने आए हैं और उनको नमन करने आए हैं। बाला साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जाति आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं किया। आप जाति आधारित आरक्षण मांगते हैं, क्या एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखो, विचारधारा अलग अलग शायद हो सकती है, क्योंकि जब उनकी लड़ाई थी तो वहाँ का माहौल भी उस प्रकार का था। आज जब लड़ाई लड़ने निकले हैं तो सारे पासे देखे जाते हैं। गुजरात के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, यहाँ पर भी मराठा आंदोलन हो, गुजरात के अंदर पाटीदार आरक्षण हो, गुज्जर और जाट। ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। वो समय था, आपको मालूम नहीं होगा, जब मंडल की रचना हुई तो उसी वक्त हमने भी विरोध किया था, लेकिन तब समझ नहीं थी। जब जो बुजुर्ग है वो किसान मेहनती थे, लेकिन आज समय देखो, सारी ज़मीनें चली गई। ऐसा वक्त आ गया, जॉब हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें आ गई।
और इसी के लिए मांग रहे हैं। और आरक्षण व्यवस्था कोई गलत व्यवस्था थोड़ी ना है, देश के बंधारण ने दी हुई एक व्यवस्था और इसी के आधार पर लोग चलते हैं। हमने पहले भी कहा था, आरक्षण के मुद्दे पर भी हमारी बातचीत हुई, सारे हम लोगों ने सवाल भी रखे उन पर, उन्होंने जवाब भी दिए। अच्छी चीज़ है आरक्षण व्यवस्था को, लेकिन सही तरीके से उसे लागू होनी चाहिए, मंडल की सिफारिश से लागू होनी चाहिए, तब जाके देश एक अच्छे पैमाने पर एक अच्छी जगह पर जाएगा, एक सोने की चिड़िया कहलाएगा, विश्वगुरु कहलाएगा। राजनीति में युद्ध शास्त्र में कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज ये मुलाकात क्या ये मान के चले कि राजनीति में दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की रणनीति है? सर जी, पहले तो हमारी दुश्मनी बनी ही नहीं है, हम तो पहले से ही दोस्त थे, जब से हम मैं कह रहा हूँ आप बीजेपी के दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है, ये युद्ध शास्त्र का नियम है। आप उसे राजनीति में लागू करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखो, बीजेपी आपका भी विरोधी है और उनका भी विरोधी। नहीं, जिस तरह से बात आप कर दी, इतनी चाणक्य मैंने नहीं पढ़ी कि दुश्मन का दोस्त है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे लिए अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती को मैं कायम निभाना चाहता हूँ और ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना चाहता हूँ जो लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक शॉर्ट में कह दिया कि हमें भयमुक्त शासन चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मेरे साहब ने कहा कि सरकार बनी रहेगी और आपका साथ भी मिलता रहेगा, तो क्या ये लड़ाई फ्रेंडली मैच तक ही रहेगी? नोटिस पीरियड पे चली सरकार मानायला काय हरकत नाही। सरकार नोटीस पिरियडवर आहे तर हा नोटीस पिरियड किती वेळेचा आहे? सरकार चलती रहेगी और आप साथ बने रहेंगे। जरूरत नाही आहे, आम्ही काही त्यांना बांधील नाही होत आणि शेवटी आम्ही त्यांना आपलं मानल्यानंतर पलीकडनं कसा प्रतिसाद मिळतोय त्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात। मी काल परवाच्या सभेमध्ये बोललेलो आहे की दिल्लीमध्ये निवडणूक होत असताना, दिल्ली म्हणजे विधानसभा नाही, केंद्राची निवडणूक होत असताना आम्ही त्यांच्यासोबत होतो। विधानसभेमध्ये त्यांनी युती तोडली हे त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। आता महापालिकेमध्ये त्यांची एकूण काय त्याला म्हणायचं रणनीती किंवा पारदर्शकता वगैरे वगैरे काय असेल ते असेल, हे पाहिल्यानंतर आम्ही विचार केला आणि आम्ही युती तोडलेली आहे। आता याच्या पुढे जर का मनभेद मतभेद याच्यामधला मला फरक काय कळत नाही। मन पहिलं असावं लागतं तर त्याच्यामध्ये भेद होऊ शकतात, पण जर का एखाद्या गोष्टीमध्ये मनच रमत नसेल तर त्या गोष्टीला काय अर्थ नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की कुठेतरी आता ह्या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून पुढे काय होणार त्याच्यापेक्षा आता सध्या तरी आम्ही वेगळे निवडणूक लढतो आहोत आणि मला खात्री आहे जे वातावरण मुंबई आणि सर्वत्रच ठाणा असेल इतरत्र सगळीकडे निर्माण झालेलं आहे, आम्हाला युतीशिवाय जनता भरघोस आशीर्वाद देईल। तुमच्याकडून ऐकायचं आहे सरकार नोटीस पिरियडवर आहे का आणि हा नोटीस पिरियड किती वेळेचा असेल? आता निवडणूक म्हटल्यानंतर आचारसंहिता असते, आचारसंहितेचा एक काळ असतो, तसा नोटीस पिरियडचा सुद्धा एक काळ आहे। तो काळ तुम्हाला कळेल कधी संपतो। क्या वो कार्यकाल 11 मार्च तक है? उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे तक है क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे तक रुकेंगे आप? असं काही सांगता येत नाही। उद्धव साहेब, तुम्ही म्हणाला मन रमत नाहीये, मन नक्की कशात रमत नाहीये? युतीत रमत नाहीये की सत्तेत रमत नाहीये? हे बघा, सुरुवात त्यांच्याकडनं झालेली आहे, त्यांच्याकडनं झालेली आहे आणि आम्ही काही सत्तेचे लालची नाही आहोत। गेली 25 वर्ष आमच्याकडे आम्ही युतीत असताना सुद्धा किती काळ राज्याच्या सत्तेमध्ये आम्ही दोघंही होतो। त्याच्यामुळे सत्तेसाठी युती जर का असेल तर मग अशा युतीला काय अर्थ नाहीये। शिवसेना ने फैसला कर लिया है कि महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी चुनाव होगा तो बीजेपी के खिलाफ ही शिवसेना चुनाव। नहीं, बीजेपी के खिलाफ क्यों? हमारा गठबंधन पहले तो था ही नहीं महाराष्ट्र के बाहर। तो याचा अर्थ असं नाही की आम्ही कोणाच्या विरुद्धच लढतोय, शिवसेना म्हणून आम्ही लढतोय। मग जर का आता गोव्यात आम्ही लढतोय, मग ते लढताना शिवसेनेच्या विरुद्ध ते नाही लढत। उत्तर प्रदेशमध्ये आम्ही लढतो आहोत, मग बीजेपी आमच्या विरुद्ध नाही लढत। पण आजपर्यंत आम्ही एका भावनेतून, हिंदुत्वाच्या भावनेतून हिंदू मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून इतर राज्यांमध्ये निवडणुका लढलो नव्हतो। तिथे तिथे आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं होतं की गुजरातमध्ये नरेंद्रभाई आहेत, मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजजी आहेत, इकडे हे आहेत, तिकडे ते आहेत। आमच्या लोकांना आम्ही थांबवून ठेवलेलं की लढू नका। पण आता समजा जर का बाहेर होत नसेल आणि घरातही होत नसेल, मग त्या लोकांना मी का थांबू? का नसावा?
नसावा का, पण अजून आम्ही निवडणुकीपर्यंत गेलेलो नाही आहोत. आत्ता हार्दिक पहिल्यांदा घरी आलेला आहे आणि त्यांनी त्याची भावना सांगितलेली आहे की इथे येऊन त्यांना बाळासाहेबांना वंदन करायचं होतं. त्या भावनेतून आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी काय एका बैठकीमध्ये बोलायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. all across for BMC elections, people are also asking for clarity. Otherwise, कसली क्लॅरिटी? clarity on BJP, the way knots are tied apart from BMC elections. Wherever you talk about state or you talk about. हो, पण ती क्लॅरिटी मी एकट्याने कशी देणार? त्यांनी पण दिली पाहिजे ना. So are you waiting for BJP's call on to give clarity? आता युतीसाठी सुद्धा मी थांबलो होतो. त्याच्यानंतर मग एक क्षण आला की मला वाटलं बाबा आता याच्या पुढे थांबता येणं शक्य नाही. तसं क्लॅरिटी बद्दल त्यांच्याकडनं सुद्धा येऊ द्या. मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांकडे सगळ्या बातम्या असतात, लोक आता त्यांच्याकडे, त्याच्यामुळे त्यांना त्यांच्या सरकारला धोका आहे का, त्यांचं गुप्तहेर खातं चांगल्या पद्धतीने चालतं. मला वाटतं सगळं मला वाटतं ठीक आहे, आपण सगळे धन्यवाद आणि असंच सहकार्य ठेवावं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.